हेलो साथियों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है संविधान सभा। ये टॉपिक पिछले 2 दिनों से चला आ रहा है। आज हम संविधान सभा का भाग 3 देखने वाले हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या क्या देखा, 2 मिनट में उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने संविधान सभा के निर्माण के उद्देश्य देखे, संविधान सभा का निर्वाचन देखा, संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले विशेष वर्ग महिलाओं की स्थिति, इन सब के बारे में देखा। फिर उसके बाद वाली वीडियो में हमने क्या समितियों के बारे में और कुछ शुरुआती बैठकों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आज हम प्रारूप समिति और अंतिम बैठकों के दौर जो था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमको जानना है किसके बारे में, प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, ठीक है दोस्तों। इसी समिति को दोस्तों पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। कौन सी समिति कहते हैं? पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इसी समिति को दोस्तों मसौदा समिति भी कहते हैं। कौन सी समिति कहते हैं? मसौदा समिति कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नाम हैं इस समिति के, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमको इसके बारे में देखना है कि इसके कौन कौन सदस्य थे, इसकी संरचना क्या थी और इसका कार्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संरचना की अगर हम बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? संरचना की। तो संरचना दोस्तों थी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी टोटल ये 7 सदस्यीय कमेटी थी। कितने सदस्यीय? 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें एक अध्यक्ष होते थे। ठीक है, अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि 2 मिनट आप पृष्ठभूमि देखिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही इस समिति के अध्यक्ष कैसे बने। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए, इस समिति का जो गठन हुआ दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अब दोस्तों यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे तो 29 के पहले वो डेट निकल गई 14-15 अगस्त की, जब क्या हुआ? पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ। वो डेट निकल गई जो 14-15 अगस्त को क्या हुआ? पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जो ये बी आर अम्बेडकर शुरुआती जो जून जुलाई में चुनाव हुए थे 1946 में, उस चुनाव में दोस्तों बी आर अम्बेडकर बंगाल के एक सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे? बंगाल की एक सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमने बताया था दोस्तों कि पाकिस्तान सिर्फ इस एरिए में नहीं था। यहाँ जो आज की स्थिति है बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश भी उस समय पे पाकिस्तान का हिस्सा था। क्या था? जो बांग्लादेश आज की स्थिति है, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। कब हुआ? हम बात कर रहे हैं 1946-47 की। तो उस समय 46 में ये भारत का हिस्सा था। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी जगह से क्या हुए? चुनकर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे। कहाँ आए थे? संविधान सभा में। ठीक है, लेकिन जब 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर की वो सीट हो गई खाली, क्योंकि वो सीट कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। अब बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के क्या नहीं रहे? सदस्य नहीं रहे। कब? इस विभाजन होने के बाद। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? वेनेगल नरसिंह राव की। ठीक है, और उनका कार्य क्या था? प्रारूप को तैयार करना। ठीक है, कौन से प्रारूप को? जिस प्रारूप पर भारत की संविधान सभा चर्चा करके कुछ प्रस्ताव रखेगी, कुछ प्रस्ताव हटाएगी और फिर भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो वेनेगल नरसिंह राव कहाँ निकले? विभिन्न देशों को भ्रमण करने, विभिन्न देशों के भ्रमण करने और वहाँ के संविधानों की अध्ययन करने। क्या करने? अध्ययन करने। और वहाँ जैसे बड़े बड़े जो देश थे
उस समय के, तो उन देशों में जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, राजनीति के जानकार व्यक्ति हैं, उनसे सजेशन लेने। ठीक है, तो इसी बीच वो पहुंचे थे ग्रेनवेल ऑस्टिन के पास। किसके पास पहुंचे थे वो? ग्रेनवेल ऑस्टिन के पास। ऑस्टिन के पास, इनके पास जब पहुंचे दोस्तों, और इनसे उन्होंने बोला कि हमें भारतीय संविधान का निर्माण करना है, तो आप हमें दिशा दिखाइए और हमें कुछ सजेशन दीजिए। तब ग्रेनवेल ऑस्टिन ने ये कहा था कि बी एन राव जी, आप हमारे पास या विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञ के पास क्या कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, इससे अच्छा आपके देश में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी देशों का संविधानों का अध्ययन करके बैठा है, और वो अपने आप में ही हम सबसे बड़ा क्या है, राजनीतिज्ञ व्यक्ति है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑस्टिन ने किनके बारे में चर्चा की? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब बी एन राव वहां से लौट कर आए, तो वो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये पूरा वाकया बताया और फिर कहा कि हमें संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर कहीं से भी चाहिए, बी आर अम्बेडकर कहीं से भी चाहिए। ठीक है, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी मुख्य लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, वल्लभ भाई पटेल से, इन सभी से चर्चा करने के बाद क्या किया? हमने एक नाम पिछली वीडियो में आपको बताया था, एम आर जयकर का, एम आर जयकर का। तो दोस्तों, एम आर जयकर मुंबई, जिसे हम पहले बॉम्बे के नाम से जानते हैं, वहाँ की रियासत से मनोनीत होकर आए थे। एम आर जयकर जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। ठीक है, तो सभी ने इनसे अनुरोध किया कि आप अपनी सीट को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, या तो इन्होंने ही पहले प्रस्ताव दिया था कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, जब इनके पास वो वाकया पहुंचा। तो ये कहाँ थे? बॉम्बे की रियासत से मनोनीत व्यक्ति थे, बॉम्बे की रियासत से मनोनीत व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्होंने जब सीट छोड़ दी, तो इस सीट से फिर मनोनयन किनका हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। किनका मनोनयन हुआ? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मनोनयन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो निर्वाचन अगर आपसे पूछे कि बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, निर्वाचन वहीं से हुआ था। बॉम्बे से क्या हुआ था? मनोनयन। बॉम्बे से क्या हुआ था? मनोनयन। सीट किन्होंने छोड़ी थी? तो एम आर जयकर ने। ठीक है, कहाँ से? बॉम्बे से। ठीक है दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर इसके फिर क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। प्रारूप समिति के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। ठीक है, इतने महान व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर कि दूसरे देशों के जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, ग्रेनवेल ऑस्टिन देखेंगे आप, तो आपकी ही भारत में ही इनका जब इतना नाम है कि हर किसी टॉपिक में इनके कथन की चर्चा जरूर की जाती है। ठीक है, तो जब ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्रतिभा का आकलन करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस प्रतिभा के धनी रहे होंगे। ठीक है, तो गठन हुआ दोस्तों 29 अगस्त 1947 को, और 30 अगस्त से इसकी बैठकें शुरू हुई। किसकी बैठक शुरू हुई? प्रारूप समिति की। तो अध्यक्ष तो हमने बता दिया आपको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखते हैं आप 6 सदस्य कौन कौन से थे, जो सदस्य थे वो कौन कौन व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, तो पहले सदस्य थे दोस्तों गोपाल स्वामी आयंगर। कौन थे? गोपाल स्वामी आयंगर। ये क्या थे? इसके सदस्य थे। ठीक है, दूसरे सदस्य थे कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, फिर थे एक कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, शॉर्ट में के एम मुंशी, मानिकलाल मुंशी। ठीक है, 3 ये हो गए। फिर थे मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। माधव राय। कौन थे? एन माधव राव। एन माधव राव। और एक सदस्य थे टी टी कृष्णामाचारी।
टी कृष्णामाचारी। अब दोस्तों यहाँ एक बात आपको याद रखने वाली है कि हमने संविधान सभा के उपाध्यक्ष बताए थे जब आपको पिछली वीडियो में, तब हमने आपको क्या बताया था कि संविधान सभा के एक उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। क्या था? वीटी कृष्णामाचारी। ये हैं टी कृष्णामाचारी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। टी कृष्णामाचारी। तो ये 6 सदस्य हो गए, एक हो गए क्या? हम अध्यक्ष हो गए। ठीक है, प्रारूप समिति का काम क्या था कि जो बी एन राव ने जो प्रारूप तैयार किया, हमने पिछली वीडियो में बताया था, कौन सा? जिसमें 240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, उसको संविधान सभा में बारी बारी करके चर्चा के लिए लाया गया। ठीक है, चर्चा के लिए लाया गया और फिर उस प्रारूप पर जो चर्चा हुई, जो संशोधन हुए या जो भी हुआ, उस प्रारूप को फिर लिखने का कार्य पांडुलेखन समिति ने किया। ठीक है, उसमें जो चर्चा हुई वो सब चर्चा शामिल करके, संशोधन शामिल करके। ठीक है, तो प्रारूप समिति का ये कार्य था। ये है प्रारूप समिति की संरचना। याद रखना, गठन 29 अगस्त को, लेकिन बैठक अगर पूछे कि इसकी बैठक कब हुई तो 30 अगस्त को। ठीक है, 30 अगस्त को, अगले ही दिन इसकी बैठक हुई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिए, एन माधव राय का जो चयन हुआ था, एन माधव राय का जो चयन हुआ था वो बी एम मित्रा की जगह पे हुआ था। बी एम मित्रा की जगह पे हुआ था। पहले जो थे प्रारूप समिति के सदस्य वो बी एम मित्रा थे, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि वो, इससे शायद इनके स्वास्थ्य खराब हो गया था या इन्होंने डेथ हो गई थी, किसी वजह से ये हट गए, तो फिर इनकी जगह पे कौन आए? एन माधव राय। इसी तरह से जो हमने छठवें बताए टी कृष्णामाचारी, टी कृष्णामाचारी, तो ये दोस्तों किसकी जगह पे आए थे? तो ये आए थे डी के खेतान। ठीक है, इनकी जगह पर ये आए थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम कि संविधान सभा में जो प्रारूप दिया बी एन राव ने, उस पर जो चर्चा हुई, चर्चा किस किस तरह से हुई और फिर उसका क्या हुआ, मतलब जो प्रारूप तैयार किया गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा, फिर तो बी आर अम्बेडकर ने क्या प्रस्ताव माने या किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी प्रस्ताव रखा जाता है तो प्रस्ताव रखने के बाद क्या होती है, उसमें चर्चा होती है। आप अभी भी आप लोकसभा या राज्यसभा की जब कार्यवाही देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो उसमें क्या होती है? चर्चा होती है। तो उसे हम बोलते हैं क्या? वाचन। क्या बोलते हैं हम? वाचन बोलते हैं दोस्तों। तो आज हमको देखना है अब कि कितनी रीडिंग, कितने वाचन हुए। ठीक है, रीडिंग यानी कितने वाचन हुए। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप में। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 3 वाचन हुए। कितने? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 क्या हुए थे दोस्तों? वाचन हुए थे। 3 क्या हुए थे? वाचन हुए थे। पहला वाचन जो हुआ था तो 9 नवंबर 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, यानी 5 दिन क्या हुआ था? वाचन हुआ था। 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन क्या हुआ था? वाचन हुआ था, प्रथम वाचन। ठीक है, ठीक है। फिर 15 नवंबर से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था। फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ अब यहाँ क्या याद रखना है? डेट तो याद रखनी है। सबसे बड़ा वाचन कौन सा हो गया? द्वितीय, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 1 साल चला। कब तक चला? लगभग 1 साल चला। ठीक है, द्वितीय वाचन सबसे बड़ा, प्रथम वाचन सबसे छोटा। प्रथम वाचन सबसे छोटा। ठीक है, काम क्या था? देखिए, प्रारूप बी एन राव ने पेश किया, उस पर प्रारूप समिति ने चर्चा करके नया प्रारूप बनाया। फिर उस नए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए क्या हुआ? वाचन हुए, रीडिंग हुई। ठीक है,
उसमें संशोधन आए और संशोधनों के बाद फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में बहुमत क्या था, सहमति या समयोजना, सहमति या समायोजना। ठीक है, सहमति से और समायोजना से मतलब कुछ योजनाओं के उद्देश्य से। ठीक है, तो इस तरह से सहमति या समायोजना से क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, वाचन देख लिए आपने, लास्ट वाचन कब खत्म होता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, लास्ट दिन था तृतीय वाचन का। ठीक है, लास्ट दिन था तृतीय वाचन का। इसी वाचन में B.R. अम्बेडकर ने सबसे लास्ट में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी जो संविधान बना है सभा के द्वारा वो संविधान पास हो गया, वो संविधान पास हो गया। ये किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने। किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, अब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम आज इस दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अपने संविधान का क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये शब्दावली लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप उसमें इंग्लिश वर्जन की बात करेंगे तो वहाँ पर इनफोर्स जैसे तथ्य आते हैं, यानी लागू होने की तिथि आती है। ठीक है दोस्तों, क्या आती है, लागू होने की तिथि, यानी कुछ संविधान को कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, इसी दिनांक को। लेकिन दोस्तों ये आंशिक रूप से लागू हुआ था। कैसे लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू हुआ था। और आंशिक रूप से लागू होने का रीजन क्या है दोस्तों, तो हमने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, तो कुछ सदस्य चाहते थे कि इसी पवित्र दिन, जिस दिन हमने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी दिन हम अपने संविधान को लागू करें, उसी दिन हम अपने संविधान को लागू करें। ठीक है, तो फिर ऐसा क्या बना कि हम अभी कुछ अनुच्छेदों को आज से ही लागू कर देते हैं, यानी 26 नवंबर 1946 को। अब बाकी के जो अनुच्छेद होंगे तो वो इस तिथि को लागू किए जाएंगे। बाकी के जो क्या होंगे, अनुच्छेद होंगे, इस तिथि को लागू किए जाएंगे। यानी किस तिथि को, तो 26, इसके बाद कौन सी तिथि आनी थी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये 49 है ना, 49। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या होना था, लागू होना था। तो हमको देखना है कि आंशिक रूप से लागू हुए तो कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए। तो देखिए दोस्तों, आंशिक रूप से जो अनुच्छेद लागू हुए वो थे 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों ये सभी अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो आज के हमारे नागरिकता से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित हैं। ठीक है, फिर था एक 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित था। किससे संबंधित था, निर्वाचन आयोग से संबंधित था। फिर था 366, 367, इनमें कुछ शब्दों की क्या है, परिभाषा है। ठीक है, फिर था 379, 380, 388, 391, 391, 392, 392, 393, 394। ये सारे के सारे अनुच्छेद क्या हुए दोस्तों, लागू हुए किस तिथि में, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। गिनिए कितने हैं, तो 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है दोस्तों, कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद लागू हो गए किस दिन, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू हो गए कब, 26 नवंबर 1949 को। आप ऐसे देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। लेकिन दोस्तों आपको अब नया फैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है, नया फैक्ट है ये कि 15 नहीं 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, क्योंकि
आर्टिकल 395 जो है, आर्टिकल 395 जो है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आज इस तिथि से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 शून्य लागू किया जाता है। आज के दिन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था 1947 में ब्रिटेन के द्वारा, वो शून्य घोषित किया जाता है। और आज की स्थिति से ये 15 अनुच्छेद तथा ये 15 अनुच्छेद तथा ये खुद यानी 15 ये और ये खुद यानी 16वां अनुच्छेद आज की तिथि से लागू किए जाते हैं। अन्य सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे, ऐसी शब्दावली लिखी हुई है। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16 अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है दोस्तों, 16 अनुच्छेद लागू हुए। ठीक है, अब ये डेट खत्म हुई। इस डेट में क्या क्या हुआ हमने बता दिया। अब देखते हैं हम क्या अगली डेट क्या थी। अगली डेट क्या है? तो इसके बाद दोस्तों एक डेट हमको मिलती है क्या? 24 जनवरी 1950। दोस्तों ये डेट आप देखिए कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होना था, उसके जस्ट 2 दिन पहले की बात है। तो हमको देखना है कि इस दिन क्या हुआ। इस दिन क्या हुआ? तो दोस्तों हमने एक पॉइंट तो आपको बता दिया था कि इस दिन 2 व्यक्ति नए निर्वाचित होकर आए थे। कौन कौन? ए मर्जा कमार और वाई एस परमार। 2 व्यक्ति क्या हुए थे? चुनकर आए थे। और क्या हुआ था कि 284 लोगों ने संविधान में क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। 284 लोगों ने संविधान में क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। ठीक है, 284 लोगों ने संविधान में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और क्या हुआ था? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान इन दोनों को क्या हुआ था? शामिल किया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को दर्जा दिया गया था। ठीक है, स्वीकृत हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब नई डेट, इस डेट में इतना सब हुआ। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अब इस दिन क्या हुआ? तो दोस्तों इस दिन हुआ ये कि भारत जो है, तो अब प्रस्तावना में जितने भी वर्ड लिखे हैं, कीवर्ड, जो आपको हमने इंडियन पॉलिटी के कीवर्ड नाम की सीरीज लाके आपको बताया था, कौन कौन से, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष समाजवादी ये तो उस समय पे हमारे वर्ड उसमें नहीं थे संविधान में। कब की बात है? 1950 की। ये तो 1976-77 में शामिल किए गए। ठीक है, तो बाकी जो शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सभी हम कब बन गए दोस्तों? गणतंत्र बन गए हम 26 जनवरी 1950 को। लोकतंत्र बन गए हम 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गए हम कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब हुआ। यहाँ पे हम सबसे मेन माना जाता है कि हम क्या बन गए? गणतंत्र बन गए। क्या बन गए? गणतंत्र बन गए। और क्यों माना जाता है दोस्तों? तो गणतंत्र इसलिए माना जाता है दोस्तों कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इस डेट में उनका क्या हुआ? चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का क्या हो गया? चुनाव हो गया। कब? राष्ट्रपति का चुनाव हो गया कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। राष्ट्रपति होते हैं संविधान के मुखिया, और हमने बताया था कि जब राज्य का मुखिया निर्वाचित हो, तो उसे हम बोलते हैं गणतंत्र। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति का हो गया चुनाव, और राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर लिया 26 जनवरी 1950 को। इस वजह से हम कहते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को क्या बन गए? गणतंत्र। और इसी याद में हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और गणतंत्र कहता है कि अगर आपके राज्य का मुखिया, जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो अगर निर्वाचित है, तब आप क्या हैं? गणतंत्र हैं। उनका हो गया निर्वाचन, उन्होंने जैसे ही पद ग्रहण किया, हम क्या बन गए? गणतंत्र। और इसी याद में हम इस डेट को आज भी मनाते हैं, क्या? गणतंत्र दिवस। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस। अब आप एक चीज़ ये भी देखते होंगे दोस्तों कि
15 अगस्त की जो परेड होती है वो होती है कहाँ, लाल किले में, ठीक है, लाल किले में। और गणतंत्र दिवस की परेड जो होती है तो राजघाट में होती है, जिसको अब हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। राजपथ को अब हम किस नाम से जानते हैं? कर्तव्य पथ। वो वहाँ होती है क्योंकि वहीं राजपथ के आगे ही क्या है? राष्ट्रपति भवन, ठीक है। और गणतंत्र बने ही इस वजह से थे क्योंकि राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया था। और कैसे राष्ट्रपति ने? तो निर्वाचित राष्ट्रपति ने, ठीक है दोस्तों। अब इतनी सारी कहानी हो गई, इतना सब हमको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि जो संविधान बना उसकी क्या रूपरेखा थी, उस समय पे मूल संविधान कैसा था और आज की स्थिति क्या है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान जो बना अपने पास, जो लागू हुआ, उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ वो होता है क्या दोस्तों? मूल संविधान। और जो आज की स्थिति में है इसको हम बोलते हैं वर्तमान संविधान, ठीक है, वर्तमान संविधान, या बोलते हैं संशोधित संविधान, ठीक है। तो संविधान में है हमारे पास भाग हैं, अनुसूची हैं, भाग हैं, अनुसूची हैं और अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूची हैं और अनुच्छेद हैं। दोस्तों मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, यानी अध्याय, चैप्टर जो हम बोलते हैं वो कितने थे? 22 थे, ठीक है, 22 भाग थे। अनुसूचियां दोस्तों, अनुसूचियां थी 8, अनुसूचियां थी 8, ठीक है। अनुच्छेद थे दोस्तों 395, कितने अनुच्छेद थे? 395। हुआ क्या दोस्तों कि 1951 में ही, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से। 1951 में ही प्रथम संशोधन हुआ जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। अब 9वीं अनुसूची क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, ठीक है। फिर हुआ क्या, 1975 में सिक्किम को दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे 1975 में नहीं, 85 में, हाँ 75 में क्या हुआ, सिक्किम को दर्जा दिया गया तो 10वीं अनुसूची क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। 10वीं अनुसूची क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। लेकिन 1976 में, 75 में ही जैसे ही सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, ये अनुसूची क्या कर दी गई? हटा दी गई। हुआ क्या, हमारे भारत में 2 प्रकार के स्टेट का प्रावधान था। कब से? 1956 के बाद। कौन कौन से? एक तो पूर्ण राज्य, दूसरे थे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सिक्किम को जब भारत में 1975 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या शामिल किया गया, तब क्या हुआ कि सिक्किम को ना तो पूर्ण राज्य बनाया गया था, ना ही क्या बनाया गया था? संघ शासित राज्य। उसको बनाया गया था स्वशासी राज्य, अधिशासी राज्य, ठीक है, अधिशासी राज्य। दोस्तों अधिशासी राज्य बनाने का प्रावधान हमारे संविधान में था ही नहीं, तो संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन करना पड़ा उसको अधिशासी राज्य बनाने के लिए। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, धारा 2A यानी अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 36वां संविधान संशोधन हुआ और क्या किया गया, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, तो ये सारी जो 10वीं अनुसूची थी और अनुच्छेद 2A था, इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी जी की सरकार के समय पर, और यहाँ दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल क्या होता है ये भी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ठीक है। और फिर 1993-94 में ही क्या जोड़ दिया गया? 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित। तो आज की डेट में दोस्तों अनुसूची है 12, अनुसूची है क्या? 12। और इसी तरह से ये हो गया है 25 भाग। कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि नए भाग नहीं जोड़े गए। जैसे 22 के बाद आप कहाँ पहुँचोगे? 23 में, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी संख्या नहीं बढ़ी है, भाग 22 ही है, उनके उपभाग जोड़े गए। उनके क्या हुए हैं? उपभाग। जैसे आप देखेंगे कि 4A जोड़ा गया, भाग 4A जिसमें मूल कर्तव्य शामिल किए गए। भाग 9A जोड़ा गया नगर पंचायत से संबंधित। भाग 9B जोड़ा गया किससे? सहकारी समितियों से संबंधित। तो इस तरह से भाग उपभाग बने, तो टोटल भागों की संख्या आज हमारे पास कितनी है? 25। और अनुच्छेद भी इसी तरह से बढ़ के हो गए हैं 448, लेकिन ये याद रखना है संख्या यही है, बस इनके उपभाग जोड़े गए। संख्या यही है, इनके उपभाग हुए हैं। जैसे 21A जुड़ा, क्या जुड़ा? 21A शिक्षा संबंधी अधिकार जुड़ा, 21A, ठीक
ठीक है। इसी तरह से और भी आर्टिकलों में क्या जोड़े गए, उपभाग जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, तो मूल संविधान की यह स्थिति है, वर्तमान संविधान की यह स्थिति है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जो संविधान का पेज होता है, यहाँ देखेंगे आप तो आपको एक क्या आएगी, फोटो आएगी, उसमें देखिए कि जो संविधान का पेज है उसमें क्या डिजाइनें बनी हुई हैं और उसमें लिखा भी गया है। तो दोस्तों लिखने का कार्य और डिजाइन का कार्य हम देख लेते हैं, आजकल प्रश्नों में आने लगा है कि लिखा किसने, डिजाइन किसने की, लिखा किसने या डिजाइन किसने की। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं हम कि लिखा किसने और डिजाइन किसने की। यानी पांडुलेखन, लिखने को हम बोलते हैं पांडुलेखन, हाथ से ही लिखा गया था, याद रखिएगा आप, पांडुलेखन। ठीक है, पांडुलेखन का कार्य किसने किया और आकृति बनाने का कार्य किसने किया। आप याद रखिए, हाथ से ही हैंड रिटन है हमारा संविधान, जो आज की डेट में भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखा गया है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें। ठीक है, उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें और वो खराब ना हो, नमी वगैरह ना आए। तो एक निश्चित मात्रा में उसमें नमी दी जाती है, एक निश्चित मात्रा में उसमें बाकी चीज़ें दी जाती हैं, उसको स्वतंत्र रखा गया है हीलियम के बॉक्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पांडुलेखन का कार्य किसने किया और आकृति किसने बनाई। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा। दोस्तों ये जो व्यक्ति थे ये शांति निकेतन स्कूल के, शांति निकेतन ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स था, उससे संबंधित व्यक्ति थे। आपसे ये प्रश्न आ चुके हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा किस आर्ट्स स्कूल से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है शांति निकेतन ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स से संबंधित थे। ठीक है, इनसे जब बोला गया कि आप भारतीय संविधान का क्या कीजिए, पांडुलेखन कीजिए, तो इन्होंने कहा था कि मैं पांडुलेखन करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पेज में मेरा नाम और अंत में मेरे दादा का नाम होगा। ठीक है, इनकी ये डिमांड थी। तो मना के देखा गया, जब नहीं माने तो स्वीकार किया गया, और आज भी जो मूल संविधान है उसके हर पेज में इनका नाम और अंत में इनके दादा का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे तो कोई भी डिजाइन बना के पेंटर अपना क्या करता है, नाम लिख देता है साइड में कोने में कहीं, तो सेम इनका है। ठीक है, हर पेज में इनका नाम है और अंत में इनके दादा का नाम है। ठीक है, तो ये व्यक्ति थे जिन्होंने पांडुलेखन का कार्य किया था। ठीक है, आकृति बनाई थी नंदलाल बोस ने। जितनी भी आकृति आप देखेंगे ये बनाया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। इनके सहायक थे राम स्वरूप। इनके सहायक कौन थे, राम स्वरूप। ये व्यक्ति भी शांति निकेतन ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे, शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे, वहाँ के प्राचार्य रह चुके थे। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स, दोनों ही व्यक्ति, बहुत नाम है इनका। आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे किसी को नाम लिखने दिया जा सकता है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे कला के मामले में। आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी फ़ोटो गूगल में देखिएगा कि इनकी राइटिंग कैसी थी। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, ये तीनों ही इस स्कूल से संबंधित थे और ये बहुत ही नामी स्कूल था आर्ट्स का। ठीक है, और यहाँ के ये लोग प्राचार्य रह चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या प्रसिद्धि रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि संविधान सभा पूरी की पूरी हमने कंप्लीट करा दी है। अगर एक आध दो फैक्ट छूटे होंगे तो वो हम किसी भी वीडियो में बीच बीच में बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में अगले टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।